नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी जगह का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा मतलब है बाजार। लेकिन क्या बाजार को लेकर हमारा नजरिया पूरी तरह सही है? आमतौर पर हम यही मानते हैं ना कि ये बस खरीद फरोख्त की एक जगह है। पर आज हम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के चश्मे से बाजार को देखेंगे। यकीन मानिए, ये नजरिया बिल्कुल अलग और बेहद गहरा है। आज हम इन्हीं बाजारों की छिपी हुई सामाजिक जिंदगी के रहस्यों को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या एक बाजार सिर्फ खरीदने और बेचने की जगह होता है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। भाई सब्जी लेनी हो या कपड़े, हम बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं और वापस आ जाते हैं। हमें लगता है बस यही तो बाजार है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाए ना, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि बाजार सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में समझने से, फिर अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर को देखेंगे। इसके बाद हम बस्तर के आदिवासी बाजार का दिलचस्प उदाहरण लेंगे, औपनिवेशिक काल के असर को समझेंगे, अपने पारंपरिक व्यापार नेटवर्क पर बात करेंगे और अंत में एक बहुत ही खास जाति आधारित बैंकिंग व्यवस्था को देखेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, एक सामाजिक संस्था के रूप में बाजार। आप जानते हैं, ये एक ऐसा विचार है जो बाजार को लेकर हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देता है। बाजार कोई प्राकृतिक या अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि ये इंसानों का बनाया हुआ एक ऐसा ढांचा है जो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक नियमों से बहुत गहराई से जुड़ा है। वैसे बाजार शब्द के कई आम मतलब निकाले जाते हैं। जैसे ये कोई एक फिक्स्ड जगह हो सकती है, मान लीजिए आपका हफ्ते वाला सब्जी बाजार, या फिर ये खरीदारों और बेचने वालों की भीड़ को कह सकते हैं। कई बार हम इसे व्यापार की एक कैटेगरी के तौर पर भी देखते हैं, जैसे कि कारों का बाजार। और हाँ, कभी कभी तो ये किसी खास सर्विस की डिमांड को भी बताता है, जैसे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स का बाजार। तो सबसे काम की बात यहाँ ये है कि ये सारे के सारे अर्थ किसी न किसी सामाजिक संदर्भ की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, अर्थशास्त्र बनाम समाजशास्त्र। देखते हैं इन दोनों के नजरिए में क्या फर्क है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पूरी तरह से एक पूंजीवादी आर्थिक दृष्टिकोण और एक व्यापक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच आखिर मूल अंतर है क्या। यहाँ एडम स्मिथ का जिक्र करना तो बनता है। 18वीं सदी के ये मशहूर विचारक आधुनिक अर्थशास्त्र के बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं। इनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसने तो जैसे पूरी बुनियाद ही रख दी थी। उनका तर्क ये था कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में हर इंसान का अपना स्वार्थ, या जिसे हम सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं ना, वही पूरी अर्थव्यवस्था की तरक्की को आगे बढ़ाता है। उनके हिसाब से बाजार अपने आप में एक ऐसी मशीन है जो बिना किसी बाहरी दखलंदाजी के बिल्कुल स्मूथली चलती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है इन दोनों विचारधाराओं का असली अंतर। एक तरफ एडम स्मिथ का वो आर्थिक नजरिया है जो ये मानता है कि बाजार केवल इंसान के स्वार्थ पर चलता है और हमारे सामाजिक ढांचों से बिल्कुल अलग काम करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा समाजशास्त्रीय नजरिया है, जो सोशलॉजिस्ट हैं, उनका साफ मानना है कि बाजार समाज के अंदर ही एम्बेडेड यानी रचे बसे होते हैं। बाजार को विशिष्ट सामाजिक समूह ही नियंत्रित और संगठित करते हैं। मतलब बाजार और समाज को आप अलग कर ही नहीं सकते। चलिए अब भाग 3 की तरफ रुख करते हैं, बस्तर का आदिवासी बाजार। अब हम थ्योरी से निकलकर एक असल उदाहरण पर चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस अंश पर गौर कीजिए। जब बाजार नहीं लगता, उन दिनों धोराई गांव का अस्तित्व लगभग शून्य के बराबर होता है। पर बाजार वाले दिन ये पूरी तरह तब्दील हो जाता है। लगता है जैसे सारा संसार, इंसान और भगवान सब एक ही जगह बाजार में इकट्ठे हो गए हैं। ये अल्फाज शांति से सोते हुए एक छोटे से गांव के अचानक एक फुल ऑन एनर्जी वाले सोशल हब में बदल जाने का कितना बेहतरीन और जीवंत चित्र खींचते हैं। जरा बस्तर के इस साप्ताहिक बाजार के दृश्य को देखिए। यहाँ एकदम साफ नजर आ रहा है कि कैसे समाज के अलग अलग तबकों के लोग एक ही जगह पर आ जुटे हैं। वन विभाग के अधिकारी, हिंदू व्यापारी, वहाँ के स्थानीय शिल्पकार और आदिवासी श्रमिक, ये सभी लोग इस एक तय जगह पर एक साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। यहाँ इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि वहाँ की जनजातियों के लिए ये साप्ताहिक हाट सिर्फ जंगल की उपज के बदले नमक लेने की कोई दुकान नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ सिर्फ व्यापार थोड़ी होता है। यहाँ तो स्थानीय युवाओं की शादियां तक तय की जाती हैं। लोग दूर दराज से अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं और पूरे इलाके की खबरें और गपशप शेयर होती है।
सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक उत्सव है जो पूरे समुदाय को एक धागे में पिरोने का काम करता है। तो अब बढ़ते हैं भाग 4 पर, औपनिवेशिक काल का प्रभाव। अब हम इतिहास के एक थोड़े डार्क चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने इन स्थानीय और आपस में जुड़े हुए बाजारों को जड़ से बदलकर रख दिया। इस टाइमलाइन को समझना वाकई अहम है। सबसे पहले क्या हुआ? ब्रिटिश शासकों ने इन घने जनजातीय जंगलों में पक्की सड़कें बनवा दी। अब सड़कें बन गईं तो बाहर के व्यापारियों और साहूकारों का वहां आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो छोटी सी स्थानीय अर्थव्यवस्था बाहर के बड़े बाजारों से जुड़ गई। सुनने में शायद ही विकास लगे, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका सीधा असर ये हुआ कि स्थानीय आदिवासियों का भयंकर आर्थिक शोषण होने लगा। उनकी जमीनें छिन गईं और वे भयानक गरीबी का शिकार हो गए। ये घटना हमें साफ तौर पर दिखाती है कि बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का आना हमेशा स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होता। चलिए अब भाग 5 पर आते हैं, हमारे पारंपरिक व्यापार नेटवर्क। वापस चलते हैं औपनिवेशिक काल से पहले के दौर में। औपनिवेशिक काल की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही मशहूर मिथक को तोड़ने का समय आ गया है। आपने भी सुना होगा कि अक्सर ये मान लिया जाता है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के गांव पूरी तरह से कटे हुए और सिर्फ अपने आप में ही सीमित थे। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रिटिश राज के आने से काफ़ी पहले ही भारत में बहुत ही एडवांस्ड और दूर दूर तक फैले हुए व्यापारिक नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव थे। हमारा भारत अपने हथकरघा के कपड़े, बढ़िया सूती और रेशम के कपड़े और बेहतरीन मसाले पूरी दुनिया के बाजारों में एक्सपोर्ट करता था। और पता है, इस ग्लोबल व्यापार के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने देश के बेहद संगठित व्यापारिक समुदायों का ही दिमाग था। उस जमाने की इस कमाल की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को ही देख लीजिए, जिसे हुंडी कहते थे। हुंडी एक तरह का क्रेडिट नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज था। इसका इस्तेमाल करके भारतीय व्यापारी बिना अपने साथ कैश लिए हजारों किलोमीटर दूर का व्यापार बड़ी आसानी से कर लेते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिस्टम इतनी लंबी दूरियों पर भी बिना किसी रुकावट के सिर्फ इसलिए काम करता था क्योंकि ये पूरी तरह से जाति और रिश्तेदारी के पक्के विश्वास पर टिका हुआ था। और इसी विश्वास से जुड़ा है हमारा छठा और आखिरी भाग, जाति आधारित बैंकिंग व्यवस्था। अब हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। तमिलनाडु के नकरट्टार या नाटुकोट्टई चेट्टियार समुदाय का उदाहरण लेते हैं। अब इस तुलना में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आधुनिक पश्चिमी बैंकिंग और नकरट्टार बैंकिंग काम कैसे करते हैं। एक तरफ आज की मॉडर्न वेस्टर्न बैंकिंग व्यवस्था है जो पूरी तरह से सरकारी कानूनों, सेंट्रल बैंक के रूल्स और कागजी कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिकी है, और दूसरी तरफ थी नकरट्टार बैंकिंग व्यवस्था जो पूरी तरह से सिर्फ जाति की सदस्यता, रिश्तेदारी, समाज में आपकी इज्जत और आपसी भरोसे पर चलती थी। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा बैंकिंग एम्पायर बिना किसी सेंट्रल बैंक के रेगुलेशन के सिर्फ समुदाय के आपसी विश्वास के दम पर सफलतापूर्वक चल रहा था। है ना कमाल की बात? तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या कोई भी आर्थिक लेन देन कभी सच में हमारी सामाजिक पहचान से अलग हो सकता है? चाहे वो बस्तर का वो जीवंत आदिवासी हाट हो या फिर तमिलनाडु के हमारे पारंपरिक बैंकर। व्यापार और समाज हमेशा एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब आप अपने आसपास के किसी बाजार में जाएंगे तो आपको वो सिर्फ सामान खरीदने की जगह नहीं लगेगी, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई सामाजिक संस्था के रूप में दिखाई देगी। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।